गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने वीबीटी की चर्चा कर रहे थे और वीबीटी को मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में बताया था और उसके मेरिट्स की बात की थी। आज हम उसके डीमेरिट्स की चर्चा करेंगे। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के डीमेरिट्स क्या क्या हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के डीमेरिट्स, या मैं दूसरे वर्ड्स में कहूं इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या है? देखिए, इसकी पहली लिमिटेशन है कि ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये किसी कॉम्प्लेक्स के रंग की व्याख्या नहीं करती है, यानी कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के लिए वैज्ञानिकों ने इसकी लिमिटेशंस में इसको क्यों डाला, उसका कारण ये था चूंकि यहां पर हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की या इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में रीअरेंज कह दीजिए, रीअरेंज होता है, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी कौन सी? विजिबल रेंज की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो हमें रंगीन दिखाई देता है, ये अपन सब जानते हैं। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इस एनर्जी के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके ऊपर कुछ भी नहीं बता पाई, तो इसकी पहली लिमिटेशन हो गई कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। दूसरी लिमिटेशन इसकी है कि हमने ये कहा था, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको आयरन का एक्वा कॉम्प्लेक्स, और जिसको मैंने आपको बताया था कि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में दो चीज़ें थी, मैंने आपसे कहा था उसमें हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने आ रहा था sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तब भी ज्योमेट्री कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। देखिए, यहाँ पे फर्क क्या है? अंतर केवल इतना सा है कि यहाँ पे आउटर डी ऑर्बिटल्स का यूज हुआ है और यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल्स का यूज हुआ है। आउटर डी ऑर्बिटल, अब लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये क्लियर नहीं कर पाई, ये नहीं समझा पाई कि एक ही मेटल आयन के दो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल और दूसरा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस शो करता, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो इसके बारे में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कुछ भी नहीं बता पाई, ये भी इसकी क्या हो गई? लिमिटेशन। तीसरा जो आता है कि क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी हमने ये कहा था इसकी मेरिट्स में कि हम ये बता रहे हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है, लेकिन हम उसकी मात्रात्मक अध्ययन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें कितने चुंबकीय गुण विद्यमान हैं। तो ये भी इसकी क्या हो गई? एक लिमिटेशन। अगली लिमिटेशन आती है इसकी 4 नंबर पर कि ये कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ नहीं कहता है। डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है? विकृत संरचनाएं। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे देखे गए, देखिए दो चीजें होती है, एक होती है रेगुलर स्ट्रक्चर, रेगुलर ज्योमेट्री, और एक होती है डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। यहां हम देखेंगे कि जैसे हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं सिंपली,
तो ऑक्टाहेड्रल में मैं ये कहता हूं कि मेरे पास में ये एक कॉम्प्लेक्स है सिंपल, जिसमें मैंने Ml6 का कॉम्प्लेक्स लिया है, और Ml6 में इसमें सेंटर में होगा मेटल एटम, और यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर लिगेंड्स जुड़े हुए होंगे। तो ये हो गई Ml6 की स्ट्रक्चर, यानी मैं ये कहूँ कि ये Ml6 की स्ट्रक्चर है, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये है कि इस मेटल से इस लिगेंड के बीच की जो डिस्टेंस है वही इस मेटल से इस लिगेंड के, मेटल तो यही रहेगा सेम, लेकिन इस मेटल की इस लिगेंड से वही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगी, वही डिस्टेंस यहाँ होगी, वही डिस्टेंस यहाँ होगी, वही डिस्टेंस ये होगी, वही ये होगी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल और लिगेंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। हम उसको कह देंगे रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन यदि मैं बात करूं आपके सामने कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की बात करें, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में हम ये बताएंगे यहां पे लिगेंड लगे हुए हैं, इसमें ये 4 लिगेंड है और अभी इस पे 2 लिगेंड्स और हैं। तो देखिए यहां पे ये जो लिगेंड है इनकी बॉन्ड डिस्टेंस, यहां पे इनकी जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो या तो जैसे ये कह सकते हैं, देखिए ये हो गए आपके 4 जो लिगेंड लगे हुए हैं, ये हो गए आपके एक्सियल लिगेंड्स, और यहां पे ये जो 2 लिगेंड्स ऊपर और नीचे की तरफ लगे हुए हैं वो हो गए आपके इक्वेटोरियल। तो देखिए यहां पे हम ये कह सकते हैं, देखिए वैसे अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को अगर हम 3D में देखेंगे तो 3D में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है इसका। ये स्ट्रक्चर होती है और हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो यहां पे डिस्टॉर्टेड कब होगा ये कॉम्प्लेक्स? देखिए जब मैंने आपको अभी बताया पहले कि एक्सियल और इक्वेटोरियल की अगर डिस्टेंस बराबर है, बॉन्ड्स एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की अगर बॉन्ड डिस्टेंस बराबर है, इट मींस की स्ट्रक्चर विल बी रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। और लेकिन यदि यहां पर इनमें इन बॉन्ड लेंथ्स में कोई डिफरेंस आता है, भले ही कोई सा भी डिफरेंस हो, डिफरेंस मींस कि या तो ये बॉन्ड लेंथ इस मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाए, या फिर यहां पर इस मेटल और लिगेंड की बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन किसकी कंडीशन होगी? डिस्टॉर्शन की कंडीशन होगी, विकृत कंडीशंस होंगी, विकृत स्थितियां होगी। जैसा हम यदि इसको हम एक एग्जांपल से देखें तो देखिए यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स है, एक्वा कॉम्प्लेक्स है, CuH2 का होल 6 प्लस 2। तो यहां पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो 4 एक्वा लिगेंड्स होते हैं जो एक्सियल पोजीशंस के ऊपर होते हैं, उनकी बॉन्ड डिस्टेंस इक्वेटोरियल वाले जो बॉन्ड है, एक्वा लिगेंड्स जहां पे लगे हुए हैं, उनकी तुलना में कम होती है। या दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है, और एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम हो जाती है। तो इसके बारे में ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ भी नहीं कहती। तो ये भी इसकी क्या हो गई, एक प्रकार से लिमिटेशन। अगला देखिए, अगली इसकी लिमिटेशन है अगली इसकी लिमिटेशन अगर हम बात करें, देखिए एक कॉम्प्लेक्स है,
एक मेटल है निकिल, और निकिल के दो कॉम्प्लेक्स की अगर मैं स्टडी की बात करूं आपके सामने, तो निकिल के दो कॉम्प्लेक्स लेके एक साथ चल रहा हूं मैं। एक ले रहा हूं NiCl4 2 नेगेटिव, और दूसरा मैं ले रहा हूं आपके सामने NiCN4 2 नेगेटिव। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे हम निकिल की बात करें कि यहां पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है, निकिल है। यहां पे लिगेंड कौन है, Cl नेगेटिव। यहां पे सेंट्रल मेटल निकिल, यहां पे इसके साथ में लिगेंड कौन लगा हुआ है, साइनाइड, Cn नेगेटिव। अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम दोनों ही कॉम्प्लेक्सेज में क्या है, सेम है। यहां पे इनकी दोनों की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालेंगे, इसके ऊपर चार्ज कितना -2, इसके ऊपर चार्ज कितना -2। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, निकिल +2। तो हम इसको इसके रोमन अक्षरों में यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं। दूसरी बात, यहां भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, +2। अब देखिए यहां पे निकिल है, निकिल का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। तो 28 में निकिल का 28 परमाणु क्रमांक हुआ, और 28 का जो विन्यास होगा वो क्या होगा, 4s2 3d8। सिंपल। यहां भी मैं यही कहूंगा कि निकिल 28 और विन्यास क्या होगा, 3d8 4s2, कुछ भी लिख सकते हैं, 4s2 3d8 भी रीअरेंज कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पे कि 4s2 3d8 विन्यास है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले 4s2 3d8 में निकिल, हमने कहा कि निकिल अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकिल +2 में है। निकिल +2 में है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 4s के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इट मीन्स इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 3d8 4s0। और इस कॉम्प्लेक्स में भी यही स्थिति होगी, लेकिन हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। यहां पे 3d8 4s0। अब देखिए निकिल का हो गया। अब निकिल को मैं बनाता हूं यहां पे, निकिल +2, ये 3d है इसका, ये इसका 4s है। थ्री डी में 5 होते हैं, dxy, yz, zx, dx² y² और dz²। अब देखिए यहां पर हमें इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। इलेक्ट्रॉन हुंड के अकॉर्डिंग, हुंड के रूल के अकॉर्डिंग ही फिल किए जाते हैं। 5, 6, 7 और 8। क्लियर। अब देखिए यहां पे इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके आगे भी ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे इसका 4p और इसका 4d, इस तरीके से। तो अब यहां पर मैंने आपको बताया था, देखिए ये कॉम्प्लेक्स, ये चूंकि यहां पर Cl नेगेटिव लिगेंड काम में लिया जा रहा है, तो Cl नेगेटिव लिगेंड एक वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड होने के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है, और इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, और आने वाले जो लिगेंड है, यानी इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो लिगेंड कितने आएंगे संख्या में 4। तो हमें वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने चाहिए संख्या में 4। हम काम में कौन सा ले सकते हैं, एक s काम में ले सकते हैं और 3 p काम में ले सकते हैं। ये एक s और 3 p मिलकर के
ये एक s और 3 4p कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर 4 नए संकरित कक्षकों का निर्माण कर लेंगे। तो ये यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो क्या हुआ, sp3। अब आने वाला जो Cl नेगेटिव लिगेंड होगा वो आएगा और अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करेगा और इस तरह से इसके साथ में क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से। तो अब हम यहां ये कह सकते हैं, एक क्या क्या मैंने आपको बताया था इसकी मेरिट्स में, हम सिंपली ये कह सकते हैं कि साहब ये कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक हो गया है, ये कॉम्प्लेक्स आपका टेट्राहेड्रल है। क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया हमारे पास में वो क्या निकल के आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के ऊपर हमारे पास में जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ये हमने अभी केवल एक कॉम्प्लेक्स की स्टडी की है। अब मैं आता हूं इधर वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर। देखिए यहां पे निकिल वही अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, निकिल +2 में होगा। निकिल +2 में 3d8 4s0 ये स्थिति हुई। अब देखिएगा कि यहां पर मैं लिख रहा हूं निकिल के लिए, ये इसका 3d, ये इसका 4s और ये इसका 4p। अब देखिए यहां पे ये इसका 3d ऑर्बिटल है और 3d में कितने उपस्थित हैं पहले से, 8। क्लियर। अब देखिएगा यहां पे चूंकि इस निकिल के साथ में लिगेंड लगा हुआ है कौन सा, Cn नेगेटिव साइनाइड। और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, एक प्रबल लिगेंड होता है। और प्रबल लिगेंड होने के कारण यहां पे क्या होगा, ये जब इस निकिल के साथ में रहेगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी जब इलेक्ट्रॉनों की, तो पेयरिंग के बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कैसा होगा, पेयरिंग के बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इस तरीके से। ये आपका 3d है, ये 4s है और ये 4p है। यानी आपका एक d ऑर्बिटल क्या हो गया, यहां पर वैकेंट हो गया। तो ये अब क्या होगा, अब देखिए यहां पर हमारे पास में एक तो बच गया 3d, एक बच गया 4s और 2 बच गए 4p ऑर्बिटल्स। तो ये क्या करेंगे, इनमें क्या होगी अब मिक्सिंग। मैंने कहा एक 3d, एक 4s और 2 4p। तो ये हो गया आपका, यहां पे एक d काम में आ रहा है, एक s काम में आ रहा है और p के कितने काम में आ रहे हैं, 2 ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं। तो यहां एक d, एक s, 2p मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर 4 नए dsp2 संकरित कक्षकों का निर्माण कर लेंगे। और आने वाले लिगेंड कितने हैं हमारे पास में, 4 हैं। तो यहां पर साइनाइड लिगेंड आएगा और आकर के अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस तरीके से। अब हम इस कॉम्प्लेक्स में और इस कॉम्प्लेक्स में कंपेयर करते हैं। यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन आया है वो क्या आया है, dsp2। और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर, समतल वर्ग समतलीय जिसको हम कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर मेरे पास में जो सेंटल इस चीज से हम क्या समझते हैं, क्या चीज निकल करके आ रही है कि एक ही मेटल के 2 कॉम्प्लेक्स, एक ही मेटल के 2 कॉम्प्लेक्स, एक निकिल NiCl4 नेगेटिव और एक NiCN4 नेगेटिव में, जबकि दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, फिर भी दोनों में हाइब्रिडाइजेशन
अलग अलग है और हाइब्रिडाइजेशन अलग होने और ज्योमेट्री भी क्या है, अलग अलग है। और इनकी दोनों की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा आपका, इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक होगा। तो इनकी दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, बिल्कुल अलग। तो इस चीज की व्याख्या जब पूछी गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा सकी। तो इस तरीके से ये भी इसकी क्या हो गई अपने आप में लिमिटेशन। अगली लिमिटेशन के ऊपर हम जाएंगे। अगली लिमिटेशन ये है कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी ऐसी भी की गई, जैसे मैं बात करूं ये एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है और कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए यहां पे क्या किया गया, ये जो अब हम अगर इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग समझते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में लेंगे हम इसको, कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट यहाँ पर अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो कितना होता है 27। ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली बना रहा हूँ कि 3D है ऑर्बिटल, ये 4s ऑर्बिटल, ये इसका 4p ऑर्बिटल और so on की इसका यहां पे क्या होगा 4d ऑर्बिटल भी होगा, ये इसका 3d ऑर्बिटल। यहां पे जो विन्यास मैंने आपको बताया, इसका कोबाल्ट का सिंपल कोबाल्ट का विन्यास कितना होगा 4s2 3d7 और कोबाल्ट +2 का जो विन्यास होगा वो क्या होगा 3d7 4s0। यानी जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें यहां पर अरेंज्ड होंगे, ये स्ट्रक्चर होगी। अब देखिए यहां पर जब हमने देखा कि यहां पे इस कॉम्प्लेक्स की जब स्टडी की गई, डिटेल्ड स्टडी की गई, तो ये पाया गया कि इस कॉम्प्लेक्स में पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पाए गए। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किस तरीके से पाए जा सकते हैं, हालांकि और चूंकि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है ऑक्टाहेड्रल है, तो इसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इसलिए भी पाए गए कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है जब यहां पर पेयरिंग हुई, अरेंज्ड हुआ, तो ये इस तरीके से यहां पे अब इसका जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैज्ञानिकों ने ये बताया कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके यहां जंप कर जाता है, यानी 3D से जंप करता है कहां पे 4p में। और कुछ साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन 4p में नहीं, ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहां 4d के बाद में जो आता है 5s में, ये भी बताया, तो 5s में चला जाता है इस तरीके से। अब देखिएगा कि ये यहां पे चला तो गया है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, ठीक है, और यहां पे जो विन्यास हो गया वो d, ये 2d खाली हो गए, एक 4s खाली है और ये आपके ये 4p खाली है इस तरीके से। तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो ये 2d कक्षक, एक s कक्षक और 3 p कक्षक, ये संख्या में कितने होते हैं 3, कि साहब इसमें जो संकरण पाया जाता है वो d2sp3 पाया जाता है। अब d2sp3 में मैंने आपको बताया कि मान लीजिए इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये इलेक्ट्रॉन कहां उठ करके गया है, 5s में गया है। अब देखिएगा कि D2sp3 तक तो ठीक है कि साहब NH3 लिगेंड आएगा और आकर के अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट कर देगा इस तरीके से, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना भी लेगा। ये NH3, ये NH3 और ये भी NH3, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बना लिया। ज्योमेट्री भी D2sp3 हो गई, मींस ऑक्टाहेड्रल हो गई। लेकिन फिर भी इन्होंने ये पाया कि इसके अंदर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अभी भी मौजूद है। तो इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने ये दिया था कि यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाता है, 5s में चला जाता है। लेकिन जब इसका स्टडी की गई तो एक्सप्लेनेशन ये मांगा गया कि यहां से इलेक्ट्रॉन उठ करके अगर 5s में जा रहा है, यानी लोअर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, इट मीन्स कि वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ ना कुछ उसका क्या आना चाहिए, स्पेक्ट्रा प्राप्त होना चाहिए। ऐसा कोई स्पेक्ट्रा इन्होंने इसकी कोई व्याख्या नहीं की। दूसरा एक चीज ये भी है कि जब इलेक्ट्रॉन 3D में था और इलेक्ट्रॉन 3D से कहां जा रहा है, उठ करके 5s में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब 3D से 5s में जा रहा है, यानी एक तरह से मैं ये कहूं कि आउटर मोस्ट शेल से भी बाहर वाली शेल में जा रहा है, तो जो नाभिक, जो उसका नाभिक है, उस नाभिक की एंटिटी से उसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है और नाभिक की से उसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जितना यहाँ पर इस नाभिक का जेड इफेक्टिव लगना चाहिए था, वो जेड इफेक्टिव इसका यहाँ पर नहीं लग पाता है। और जेड इफेक्टिव नहीं लग पाता है, इसका मीनिंग क्या है, सीधा सा कि हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन उस परमाणु, उस कॉम्प्लेक्स की जो एंटिटी है उससे बाहर भी जा सकता है। और बाहर जाने का मतलब अपने आप में क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और इलेक्ट्रॉन त्याग देने पर हम जानते हैं कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होने का क्या मतलब है कि कोबाल्ट +2 से किस में चेंज हो गया, कोबाल्ट +3 में चेंज हो गया। तो यानी पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स का ही सिस्टम क्या हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस थे उनके बारे में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ नहीं बता पाई। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की इतनी सारी लिमिटेशंस हमने देखी है, तो इसके बाद में जो थ्योरी हम पढ़ेंगे वो होगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थैंक यू वेरी मच।